नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य हिंदी का यहाँ पर सेट नंबर 9 आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 8 हम सेट करा चुके हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम से दोस्तों जाना जाता था, नाम दिया गया? तो याद रखिएगा, कहा जाता था ब्रज भाषा को। किसको? ब्रज भाषा को क्या कहा जाता था? पिंगल। नाम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। वस्तुतः अपभ्रंश को विभिन्न शैलियों में जो शैली है, इससे दोस्तों जो है बोलियों का दोस्तों विकास हुआ है, जिसमें पिंगल भी एक जो है कड़ी रही है। पिंगल जहां ब्रज भाषा का विकास में सहायक रही है, वहीं जो डिंगल है, अगर आ जाता है एग्जाम में डिंगल जो है, ये दोस्तों जो है राजस्थानी भाषा का पूर्ववर्ती रूप रही है। तो डिंगल अगर आ जाएगा तो याद रखिएगा राजस्थानी, पिंगल आएगा ब्रज भाषा, और डिंगल जो हो जाएगा वो राजस्थानी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता कैसे होती है? तो लिपि का जो आवश्यकता होता है वो लिखने के लिए होता है। तो भाषा को बोलने लिखने, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिपि की आवश्यकता होती है। प्रयोग जो होता है इसका भाषा को लिखने की क्रिया में, जैसे हिंदी की जो आपकी है वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। और 343 अनुच्छेद याद रखिएगा, उस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और लिपि आपका देवनागरी लिपि बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी में पूछा जा रहा है अलंकार दोस्तों कौन सा है? तो इसमें दोस्तों जो उपयुक्त जो आपका दिया हुआ है, इसमें अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अंबर को पनघट और तारा को दोस्तों घट यानी कि घड़ा, तथा उषा को नागरी यानी नगर की जो स्त्री है का मान दोस्तों इसको माना गया है। या फिर अगर बात किया जाए तो दोस्तों इसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा होता है दोस्तों, तो कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रूपक अलंकार। ध्यान देंगे क्या, फिर से मैं बता रहा हूं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें रूपक अलंकार होगा। क्यों होगा? यहां पर दोस्तों अगर बात किया जाए तो अंबर को पनघट और तारा को घट, जो तारा है उसको दोस्तों घट यानी घड़ा, ठीक है, तथा जो उषा को नागरी यानी नगर की स्त्री मान लिया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो है आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब भी दोस्तों जो है उपमेय और उपमान में दोस्तों कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, एकदम वही मान लेंगे, तो वहां पर आपका दोस्तों क्या हो जाता है, रूपक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पंक्तियां आपके यहाँ देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चौक की आवृत्ति हो रही है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दोस्तों अनुप्रास होने वाला है। खेल रही हैं जलथल में, तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों जो है वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास होता है, जिसे यहाँ पर देखिए च जो है वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास यानी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कतर व्योत, यहाँ पर लिखा हुआ है कतर व्योत में दोस्तों जो है कौन सा समास है? तो समास दोस्तों इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काटने और छांटने के लिए जो है कतर व्योतो कहा जाता है, ये क्रिया का ढंग है, तो कतर व्योतो कहते हैं इसको। दोस्तों द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों दोस्तों जो है योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, साथ साथ दोस्तों जो है दोनों पद दोस्तों प्रधान होते हैं, ठीक है, और बीच में आपका जो है और शब्द का दोस्तों लोप होता है। जिसे जीत हार है तो उसके बीच हार जीत है, तो इसमें आपका जो है बीच में लगा भी होता है, पाप पुण्य है, सुख दुख है, ऐसे कुछ रहेगा, और जो है इसमें लोप रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अच्छा नेक्स्ट यही क्वेश्चन था ना ये, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गौह दिया है, उसके बाद दोस्तों जो है प्लस आपका जो है चरती का संधि पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये विसर्ग संधि का नियम है, यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो इसके अनुसार क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों जो है च जो है च या छ हो तो दोस्तों विसर्ग का क्या होता है, श हो जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पर जिसे आपका पुनः चर्चा है, क्या है, पुनः चर्चा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुनश्चर्चा, ठीक है। ऐसे ही आपका दोस्तों जो है
यहां भी आपका क्या हो जाएगा, गौसचरती, ठीक है, गौसचरती आपका हो जाएगा। यहां पर आपका ये श बन जाएगा। और भी आपके एग्जांपल्स में आपको बता दे रहा हूं, जैसे आपका दु लिखा हुआ है दुचरित्र, तो ये हो जाएगा दुष्चरित्र। दुचरित्र लिखा हुआ है ना, तो ये आपका बन जाएगा दुष बन जाएगा, ठीक है। और आपके जैसे नीचल लिखा हुआ है, और आपको एग्जांपल्स बता दे रहा हूं, जैसे नीचल लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप, तो यहां पर जो श वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गौसचरती, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। जो व्यक्तिक पत्र होता है, इसका मतलब होता है कि जो व्यक्तिगत मामले रहेंगे, तो परिवार सदस्य, जो संगे संबंधी हो गए, मित्रगण, तो यहाँ पर देखिए व्यवसायिक नहीं होगा, सरकारी नहीं, यहाँ पर पाठक और संपादक नहीं, यहाँ पर देखिए सगे संबंधी मित्रों के लिए, तो दोस्तों ये व्यक्तिक पत्र लिखा जाता है, ठीक है, प्रियजनों को। नेक्स्ट बात करेंगे, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, ये आपका वाक्य है। इसमें पूछा जा रहा है इस वाक्य में कुर्सी जो शब्द है दोस्तों किस कारक में है, तो कुर्सी पर बैठे हैं। में या पर क्या होता है, में या पर बताता है, क्या बताता है, अधिकरण बताता है। तो अधिकरण दोस्तों कारक हो जाएगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में याद रखिएगा, संबोधन और संबंध वाला हट जाता है संस्कृत में। तो में और पर बताता है किसको, ये बताता है आपका परसक लगा होता है, जो बताता है यह अधिकरण कारक। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेम। नेक्स्ट है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। प्रेम जो होता है वो अनदेखी राहों की तरह क्या होता है, आकर्षक होता है। ये वाक्य दिया हुआ है, वाक्य का पहचानना है काल। तो इसमें जो आपका काल है ये सामान्य वर्तमान काल है, होता है, सामान्य है, ये सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। और क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का दोस्तों वर्तमान में होना पाया जाता है, जानते हैं वर्तमान काल, तो ये सिंपल सा है। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, वह आई हो तो, मतलब समझ रहे हैं, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ये वाक्य का दोस्तों बताना है कौन सा काल है। तो यहां पर आपका जो है आई हो तो यानी यहां पर दोस्तों संभावना हो रही है, संभाव्य है, दे देना यानी कि संभाव्य आपका यहां पर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें वर्तमान काल दोस्तों जो है, वर्तमान में अगर बात करेंगे कार्य होने की संभावना रहेगी तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। नेक्स्ट बात करेंगे, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है तो उसको कहते हैं, याद रखिएगा, जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वियोजक, योजक अवयवों, संयोजक अवयवों के द्वारा दोस्तों ये होता है, याद रखिएगा, संयोजक अवयवों के द्वारा दोस्तों ये होता है, ठीक है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो सन लगा हुआ है, ऐसे आप पकड़ लेंगे, ठीक है। जिन वाक्यों में साधारण और मिश्र जो वाक्य हैं इनका मिश्रण होगा, मतलब दोनों का दोस्तों इसमें संयोजन होगा, और संयोजक अवयवों द्वारा दोस्तों ये होता है, इनका मिश्रण या फिर कहिए इसका जो मेल, ठीक है, जो मेल होता है उसे कहेंगे संयुक्त वाक्य, याद रखिएगा, ऐसे कुछ याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, माँ ने पिताजी के सामान जो है मंगवाया, यहाँ पर मंगवाया होना चाहिए था। यहाँ दोस्तों जो है क्रिया का कौन सा रूप है, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे बोला जा रहा है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया में क्रिया का कौन सा रूप है पूछा जा रहा है। तो मंगवाया, देखिए जब स्वयं न कर करके किसी और से करवाने की जब चीज़ आती है तो यहाँ होता है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, उनसे करवाया, मंगवाया, ठीक है, स्वयं न कर करके किसी और से, किसी दूसरे से दोस्तों क्रिया करने के लिए प्रेरित करने वाला जब काम रहेगा तो प्रेरणार्थक रहेगा, ठीक है, वहां पर। नेक्स्ट बात करेंगे, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है, तो महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए मिला था, सी राइट आंसर हो जाएगा। यामा के लिए दोस्तों जो है याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है जो है 82 में, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ये कविता संग्रह है, याद रखिएगा, कविता संग्रह है जिसमें महादेवी वर्मा द्वारा दोस्तों 4
जो है कविता संग्रह है, जिसे आपका निहार है, निर्जा है, रश्मि है और सांध्य गीत है से चुने हुए जो गीतों का संकलित किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अब आप चल सकते हैं। ये देखिए चल सकते हैं, इसमें सकने वाला है तो सीधे पकड़ा जा रहा है, तो ये समर्थ सूचक है। वाक्य में दोस्तों कौन सी वृत्ति पूछी जा रही है? वृत्ति दोस्तों आप चल सकते हैं तो सामर्थ्य वाला है, समर्थ सूचक। ठीक है, सकने वाला है, सामर्थ्यता को यहाँ पर भावना प्रकट किया जा रहा है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, स्थावर का विलोम। स्थावर का विलोम जंगम होता है। आप एकदम एक्यूरेट याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये। ठीक है, जैसे सचल का दोस्तों आपका जो है सचल का अचल हो जाएगा, अचल आपका हो जाएगा। ठीक है, चंचल का दोस्तों क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंचल का स्थिर हो जाएगा। चेतन का क्या होता है? अचेतन होता है। चेतन का क्या होता है? अचेतन होता है। तो ये सब आप याद रखिएगा, हो सके कोई ना कोई एग्जाम में आपका आ जाए। स्थावर का जंगम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, स्थावर मतलब कि जो एक जगह रहते हैं, और जंगम मतलब यहाँ पर इधर उधर भटकने वाले, चलने लेके जा सकते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं ना स्थावर संपत्ति, जंगम संपत्ति, ऐसे करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चल अचल की तरह ही है ये। शिव दोस्तों जो है का कौन सा अर्थ नहीं है? वैसे स्थावर जंगम जो है यूज किया जाता है जानवरों के लिए, जो मतलब स्थावर मतलब जो लोग स्थित है, पहाड़ इत्यादि जो भी चीजें हैं, और जंगम मतलब जो घूम सकते हैं। यानी देखिए पशुओं के लिए जो है ना, पशु के लिए जो है जंगम यूज किया जाता है, और वृक्ष आदि जो है इसके लिए स्थावर यूज किया जाता है। तो ये देख लीजिएगा जैसे भी वाक्य में यूज किया गया हो। नेक्स्ट देखिए, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव का अर्थ जानते हैं, महादेव होता है, पशुपतिनाथ होता है, शंकर भी होता है, चक्रपाणी नहीं होता है। चक्रपाणी किसका है? चक्रपाणी दोस्तों जो है आप जानते हैं विष्णु जी का है। कृष्ण किसका है? विष्णु जी का है, तो यही नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कर्म वाच्य के में कर्म वाच्य में प्रधानता होता है। देखिए वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। एक जो है कृत्य, ऐसे लिखते हैं, कृत्य वाच्य एक हो जाता है, और फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो है कर्म वाच्य और भाव वाच्य। ठीक है, तो इसमें आपका कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, तो तीन में से जो आपका रहेगा उसमें वो आपका वाच्य हो जाता है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्म की प्रधानता। नेक्स्ट बात करेंगे, बलि और ये बलि में बलि पढ़ेंगे और बलि पढ़ेंगे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो इस बलि का अर्थ होता है दोस्तों बलिदान, और इसका अर्थ होता है वीर। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका होता है बलिदान और इसका अर्थ होता है वीर। यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए में ही है, बलिदान और बलिदान, और ये बिल्कुल ए वाला आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, रसोईया में प्रत्यय पूछा जा रहा है। रसोईया में ईया प्रत्यय, कौन सा? ईया प्रत्यय। रसोईया में आपका ईया प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द विशेषण है? इस विशेषण मतलब क्या होगा? क्वालिटीज की बात होगी, विशेषता का बोध होगा। ठीक है, तो अगर बात करेंगे यहाँ पर देखिए, सुंदरता, आपका मूर्धन्य, दंतोष्ट। अच्छा ये कुछ गड़बड़ है, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो है ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। आप देखिए यहां पर जो है विद्वान है, सुंदरता, ऐसे कुछ क्वालिटीज की बात जहां पर होगी, वहां पर दोस्तों आपका जो है क्या हो जाएगा? वहां पर दोस्तों जो है आपका विशेषण जो है विशेषता जहां बताई जाएगी, तो कुछ विशेषता दिया होगा, ऑप्शंस इसमें से आपके गलत हो जा रहे हैं। तो ये वाला आपका सुंदरता लगा सकते हैं, ए बिल्कुल यहां पर लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, ओ औ किस प्रकार का वर्ण है दोस्तों? तो ओ और औ जो है ये आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ण है। तो यहां पर आपका जो है ओष्ठ और कंठ दोनों मिलाकर है, तो कंठ ओष्ठ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कंठ ओष्ठ कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ और औ दोस्तों जो है कंठ ओष्ठ है, और याद रखिएगा ओ जो है इसको कहा जाता है अर्ध संवृत। क्या कहा जाता है? अर्ध संवृत कहते हैं। और औ जो है इसको कहते हैं, इसको दोस्तों जो है औ को अर्ध विवृत कहते हैं। याद रखिएगा ओ को
अर्ध संवृत कहते हैं और औ को अर्ध विवित्र कहते हैं, विविध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो व्यंजन पूछा जा रहा है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं उसको। दोस्तों जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो एक साथ मिलते हैं दोस्तों तो इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि दोस्तों जो है आपका छ है, कछ, या फिर इसको जो है छ भी बोलते हैं लोग, क्षत्रिय छ बोलते हैं। तो ये किससे बनता है, ये आधा क और षटकोण वाला श मिलकर के बनता है। जैसे आप दोस्तों जो है त्र देखते हैं, क्या त्र देखते हैं, ये किससे बनता है, त्र दोस्तों आधा त और प्लस र मिलकर के बनता है। ऐसे ही दोस्तों आप देखते हैं क्या, इया किससे बनता है, इया दोस्तों जो है जो ज्ञ बोलता है, ज्ञ जो है ये किससे बनता है, ज्ञ दोस्तों जो बनता है वो आपका आधा ज और प्लस आपका इया मिलके आपका क्या बनता है, जो है बनता है आपका ज्ञ। ऐसे ही दोस्तों जो है आपका बनता है श्र, जो हम लोग श्रीमान लिखते हैं, तो श्र जो बनता है वो आपका ये बड़ा वाला श और प्लस आपका र मिल करके बनता है श्र। तो ये सब क्या है, ये सब संयुक्त व्यंजन है, 4। नेक्स्ट देखिए आप जो है काकल्य, दोस्तों जो है काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण इनमें से पूछा जा रहा है। तो काकल्य वर्ण को पहचानते कैसे हैं, तो काकल्य वर्ण जो होता है जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, यानी खुला रहेगा मुंह। ठीक है, वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है, जैसे इसको काकल्य बोलेंगे। और जैसे कि आपका ह हो गया, ह, तो ये आपका ह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बोला क्या जा रहा है, काकल्य वर्ण में मुख खुला रह जाएगा, व्यंजन की ध्वनि करेंगे, जैसे उच्चारण में मुख का गुहा जो है खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोल करके बाहर निकालते हैं, जैसे ह निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आंधी आवे बैठ गवावे। इसमें जो लोकोक्ति है उसमें उपयुक्त अर्थ बताना। इस लोकोक्ति में दोस्तों क्या अर्थ होगा, आंधी आवे बैठ गवावे का अर्थ जो है विपरीत परिस्थिति, विपरीत जो है परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विपरीत जो है परिस्थिति में उपयुक्त समय का इंतजार करना। नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, 9 नंबर सेट का दोस्तों, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो आप जानते हैं हिंदी का जो है खड़ी बोली है, ये बोलो हो गया है, खड़ी बोली से दोस्तों विकसित हुआ है। ठीक है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकला हुआ है। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी है, ब्रज है, कन्नौजी है। ठीक है, कन्नौजी है, साथ ही साथ बुंदेली है, आता है बहुत बार एग्जाम में, मैं बार बार लिख दे रहा हूं, बुंदेली है, बांगरू है, राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी अगर पूछा जाए कि कहाँ से मतलब किस अपभ्रंश से निकली है, तो याद रखिएगा सौरसेनी, क्या नाम है, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपके जो है सेट नंबर 9 था। आशा करते हैं हिंदी का ये सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सेट्स को सॉल्व करने के लिए इस चैनल देखो सीखो स्टडी को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारा सेट जो है वीडियो आप तक पहुंचता रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।